नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी के बेस पे सारा का सारा प्रश्न आपके बीच में लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल की सदस्यता हासिल करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दे, क्योंकि परिवार को आपकी ज़रूरत है फ्रेंड्स। और इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना ज़रूरी है। और एक प्यारा सा लास्ट में आप एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक के साथ मुझे भी मोटिवेट करें फ्रेंड्स। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम था क्या चीज़ था, कहाँ का? अरबी था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, सोमनाथ और कन्नौज। जो इसका क्रम है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया था, पहला मुल्तान पे किया था, फिर थानेश्वर पे, फिर कश्मीर पे, फिर सोमनाथ पे, फिर कन्नौज पे। इस तरीके से इसका गजनवी का आक्रमण काल था। टोटल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। सोमनाथ की बात करें तो ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक ना फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था, तो 1025 में आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सुल्तान महमूद थे उनके भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो सिर्फ धन संग्रह करना चाहते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घटना डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किसी आधुनिक इतिहास का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो कौन सी घटना जो है, जो एक घटना डैश एक परिणाम, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेनपूल। एक घटना है लेनपूल, एक परिणाम रहित विजित कथन जो है आधुनिक इतिहास का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। ये लेनपूल के बारे में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआर लगा लीजिएगा ये सब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा जा रहा है। तो लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुसरो मलिक जो थे लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और 200 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेगा सारा का सारा प्रश्न फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग अपनी यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है क्वेश्चन, और आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि एनसीईआरटी से निकाला गया है। कोशिश कीजिए कि आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, मेरे से पहले आप लोगों का आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल-बिरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो अल-बिरूनी के संबंध में सही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये सही नहीं है, बाकी सबके सब सही हैं। देखिए क्या क्या सही है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल अल-बिरूनी संस्कृत का ही नहीं बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, बिल्कुल सही बात है, वो त्रिकोणमिति का भी बहुत बड़ा विशेषज्ञ था अल-बिरूनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। मतलब कह रहा है किसने सिक्के जारी करने के लिए कहा जिस पे बोला गया कि हिंदू देवी की आकृति उस पर अंकित हो, किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी ने बोला कि एक सिक्का जारी करो जिस पे हिंदू देवी देवता की आकृति अंकित हो। ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में संस्कृति मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विग्रहराज जो है उसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रश्न है। तो विग्रहराज था जो अजमेर में सरस्वती मंदिर का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? उत्तर भारत पर तुर्की की विजय पर एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिक क्रांति थी, यह कथन किसने कहा था? बोला था कि उत्तर भारत पर तुर्की की जो विजय है वो एक महत्वपूर्ण पहलू नागरीय क्रांति थी। किसने ये ऐसा कहा था? तो ये कहा था एम हबीब ने बोला था ऐसा। आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधा कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए सारे कथन और कारण को वीवीआई करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय गौरव मतलब यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो अंतिम सूर्य जो है ये पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त किया गया था। अंतिम सूर्य, भारत गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज। तो पता है ना, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, 2 गो युद्ध हुआ था, त्राइन का प्रथम और त्राइन का द्वितीय। त्राइन का प्रथम 1191, त्राइन का द्वितीय 1192। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, लेकिन द्वितीय में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और तीसरा याद है 1193 में चंद्रवड़ का युद्ध जो हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध जो हुआ था उस समय का सेना अध्यक्ष कौन था पृथ्वीराज चौहान का? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय जो थे पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किससे बनी थी? जो दिल्ली सल्तनत की जो कुलीनता थी वो प्रमुख रूप से, कुलीनता वर्ड देखिए लेटेस्ट है, प्रमुख रूप से किससे बनी हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तुर्क से बनी हुई थी कुलीनता। आंसर ए आपका बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ब्लू मार्क कर लिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बलबन के शासनकाल में तुगरील खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तुगरील खान का जो विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिए तुगरील खां था, समझ गया ना, ये बलबन के समय में हुआ था इसका विद्रोह बंगाल पे। आगे देखिए, इक्ता का अर्थ वह भूमि था, क्या? इक्ता का सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था, वही इक्ता का भूमि था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इक्ता का अर्थ क्या था? सैन्य सेवा के बदले में दिया जाता था ये। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोह की नीति में विश्वास करता था? तो रक्त और लोह की नीति में विश्वास कौन करता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन करता था। दिल्ली सल्तनत का शासक था, बलबन करता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? टकसाल का नाम अंकित करने का प्रथा जो है किसने शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि किस सिक्कों पे भारतीय देवी देवता का चित्र अंकित करने के लिए किसने कहा था? अभी जस्ट पढ़े थे, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को।
समझे, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, याद रखिएगा, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर अमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर अमदत उल निस्बा का विरुद्ध धारण किया था? तो वो रजिया किया था, ऑप्शन बी। याद रखिए, नाम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, उमदत उल निस्वा, यही याद रखने में आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, इसीलिए उमदत कौन थी? रजिया थी, निस्वा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? याद रखिएगा, आपको फिर से बोल रहे हैं, कथन कारण वाला को अच्छे से आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने बोला था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। किसने बोला था? इल्तुतमिश बोला था। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई। तो रावत ए अर्ज की पदवी सल्तनत काल में किसको दिया था? तो याद रखिएगा, इमादुल मुल्क को दिया गया था। इमादुल मुल्क को जो है रावत ए अर्ज की पदवी से नवाजा गया था, इमादुल मुल्क। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना? मतलब इल्तुतमिश को माना था भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक कौन से इतिहासकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.पी. त्रिपाठी ने बोला कि इल्तुतमिश जो था भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक है, आर.पी. त्रिपाठी, याद रखिएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति की पहचान होगा यहाँ पे। अच्छा, न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, क्या पहनना पड़ता था? लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश के काल में ये बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कहाँ से बीच से निकाला गया है, तो आप लोग इसको वीवीआई करते हुए पढ़ते हुए जाइएगा। एनसीईआरटी जो नहीं भी पढ़े उसके लिए भी बहुत रामबाण होने वाला है, और जो पढ़ लिए तो भाई साहब उसके लिए तो अमृत ही है, एक भी मेडिवल हिस्ट्री से छूटने ही वाला नहीं है। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए, ऐसा बहुत सारा खूबसूरत प्रश्न लेके आया हूँ मैं फ्रेंड्स, जो आपके अंदर से जोश नहीं भर देगा ना कि हमने कितना पढ़ा। हकीकत बताएं तो औकात का पता चल जाएगा हमने कितना जाना, कितना पढ़ा। सब कोई लूसेंट के पीछे भागता है, क्रॉन के पीछे भागता है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कहीं भी ऐसा आप उसको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी पढ़ता होगा उसको हर एक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था क्या? तो लाल वस्त्र पहनना पड़ता था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है? बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन जो है अपने को अफरासिया का वंशज मानता था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बलबन कहाँ का वंशज मानता था अपने आप को? अफरासिया का वंशज मानता था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, वो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन किया था, ये दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारें पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? याद रखिएगा, खलीफा का सहायक किस में लिखा हुआ था? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद पे, दीवारों पे। तो किसने बताया कि खलीफा का सहायक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने बताया कि हम जो हैं खलीफा का क्या है? सहायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटवाने में समर्पित कर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बलबन ही। बलबन जो था एक वर्ष मेवाती के दमन
और दिल्ली के निकटवर्ती जो जंगल थे उसको कटवाने में समर्पित कर दिया। कौन? बलबन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासन में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो किस शासक ने खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन सी मुबारक खिलजी ने कर दिया था। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण कह रहा है। कथन देखिए क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्त का प्रयास था। बिल्कुल सही है। उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों सही है, परंतु इस ए जो है आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा, बकाया लगान की वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज की विभाग की स्थापना किया था। बकाया जो लगान होता था उसको वसूली करने के लिए कि कौन सा विभाग का स्थापना? दीवान ए मुस्तखराज। याद रखिएगा, मुस्तखराज इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए मुस्तखराज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जिसको लग रहा है कि ये सब प्रश्न नहीं आएगा, इससे पहले हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न दे दिए हैं मेडिएवल हिस्ट्री में। आप लोग जाके उसको देख लीजिए, ज़्यादा मिनट का नहीं है, 58 मिनट का ही है। आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कितना था बीपीएससी टीचर वाला में, वो सारा का सारा प्रश्न दिया हुआ था। इसीलिए जिसको लग रहा है कि ये नहीं आएगा वो समझ लीजिए कि बस अभी अंधेरा में ही है, इस बार उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी दिया हुआ है हर एक को रटते हुए चले जाइए। एनसीईआरटी से बेस ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर बने रहिए। टोटल 200 प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग से मांगते क्या है? एक बस लाइक, परिवार की सदस्यता के लिए एक लाइक चाहिए और एक छोटा सा शेयर वाले बटन पे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाजार कीमतों की नियंत्रण करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या प्रयास था? तो याद रखिए, बहुत सफलता प्राप्त की थी। जब वो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे तो उसमें बहुत सफलता प्राप्त की थी, ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दरोगा ए मंडी जो था ये बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था, बाकी सब बाजार नियंत्रण से था। कौन कौन था? दीवान ए रियासत भी बाजार नियंत्रण से था। फिर उसके बाद सहाना ए मंडी भी बाजार नियंत्रण से था। उसके बाद वरीद ए मंडी भी एक बाजार नियंत्रण से संबंधित था। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा, फिर से मेरे साथ बोलिए। दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, वरीद ए मंडी, ये तीनों के तीनों बाजार नियंत्रण से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो याद रखिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्पाद या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में, मतलब 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। और वसूला जो जाता था, कौन सा इसने विभाग बनाया? मुस्तखराज नामक विभाग में, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने वसूली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा एक अपनी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन उमर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो किस सुल्तान ने? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था उसे सरा की चिंता नहीं है? सरा की चिंता नहीं है किसने बोला था? सरा की चिंता नहीं है किसने बोला था?
ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था मुझे सरा की चिंता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सीधा पूछा जाता है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ का नामकरण खिजरवाद किसने किया? तो याद रखिए, चित्तौड़ का नामकरण खिजरवाद किसने किया था? चित्तौड़ के नाम से खिजरवाद कर दिया उसका नाम, किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को बोला ये खिजरवाद इसका नाम होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज वाला प्रोसेस आजकल कुछ ज़्यादा ही चलता है भारत में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। पहले भी चलता था, चित्तौड़ को चेंज करके खिजरवाद किया, इसीलिए ना योगी जी लगे हुए हैं, हर एक चीज़ का जगह का नाम चेंज करो। योगी जी लगे हुए हैं, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब लगे हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो लगे हुए हैं, जो पुराना नाम था वही नाम पे रहना चाहिए हर एक चीज़ का। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मतलब हर एक जहाँ पे जो नाम चेंज हुआ था सबका नाम चेंज करके लिखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर का स्थापना किसने किया था? तो यही फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक शहर का भी बसाया था। तो आंसर सी आपका सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का, इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर शहर को, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो दीवाने कोही का जो मुख्य कार्य था ये प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। पूछा जाएगा दीवाने कोही का मुख्य कार्य क्या था? तो प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए को अमीर कोही विभाग के जो स्थापना किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और दीवान ए अमीर कोही का काम क्या था? तो प्रति भूमि की कृषि योग्य बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण बांटे, जिसे सोंधर कहते हैं? याद रखिए सोंधर, याद रखिए सोंधर का मतलब पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? किसानों को जो ऋण प्रदान किया गया था उसको सोंधर कहते थे। तो किस सुल्तान ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्धन किसानों के लिए तकावी ऋण बनाया था जिसका नाम सोंधर हुआ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। चलिए सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि महाराज अभी दिल्ली दूर है। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए ये कहाँ मिलेगा आपको क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी पढ़िएगा तब मिलेगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन लेके आपके बीच आए हैं हम फ्रेंड्स। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस चैनल को अच्छे से शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ, और अपने दोस्तों लोग को भी इस परिवार का सदस्य बनाइए। और आप लोग ये भी बताइए आप लोग को और किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये देख लीजिए। आधी रात तक जिन प्रभा सूरी से किसने बात की थी, किस सुल्तान ने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बात की थी। नेक्स्ट चलिए, अमीर ए सादोन की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? अमीर ए कोही, दीवान ए कोही, और एक ये अमीर ए सादोन का जो नियुक्ति किया था वो कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर कथन वाला आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता, वैद्य सरदर्दी ठीक करता है और
तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है। तो कुछ और हो जाता है, तो मतलब कह रहा है कि पहले सर दर्द करता है, सर दर्द को ठीक करता है तो तदनुसार बुखार आ जाता है, बुखार को ठीक करता है तो उस समय और कुछ और आ जाता है। ये किसने बोला था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों की ख्वाजा तास या सहदास माना था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तासा माना था, बोला था आप ही ख्वाजा तासा हो, अमीर आला को अलाई अमीर को बोला था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है? किसने ये बनाया नियम? तो ये बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ही बनाया था कि भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान मुख्तराज। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि मुख्तराज मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा था। MBT याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान मुख्तराज था, और फिरोज तुगलक के द्वारा दीवान खैरात भी था, दीवान बंदगान भी था, और दारुल सफ़ा भी था। दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान दारुल सफ़ा, ये सारे के सारे ये फिरोज तुगलक का था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो जजिया जो लगाया था ब्राह्मण पर, यही लगाया था ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मण पे जजिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और विभाग याद है ना, विभाग भी याद रखिए, दीवान खैरात, दीवान बंदरगान, दारुल सफ़ा, ये सारे के सारे जो थे ये फिरोज शाह तुगलक की संस्था थी। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक से तुगलक को जो है मतलब सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुआ था फिरोज शाह तुगलक को। याद रखिए, सैयद उल सलातनी का सनातनी होना चाहिए, यहाँ पे सलातनी लिखा हुआ है, का पदवी किसने तैयार किया था, किसको दिया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक को दिया गया था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय स्थापना किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल देख रहे हैं ना रोजगार के लिए कितना मारामारी मच रहा है। चलिए ठीक है, तो किसने दिल्ली की कौन से बेरोजगार के सहायकर्ता दिल्ली के निम्नलिखित किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ही रोजगार कार्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट चलिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण विभाग का स्थापना सबसे पहले कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ही किया था। सरकारी मतलब याद रखिए, रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक, इसी को मिला था सैयद उल सलातनी फिरोज शाह तुगलक। उसके साथ देखिए उसके ब्राह्मणों पे जजिया कर भी फिरोज तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ये सारा का सारा प्रश्न फिरोज शाह तुगलक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो किसकी रचना के तरह ये जो रचना की है तो उसका नाम था फतवा ए फिरोज शाही, जो है ये खुद अपने रचयिता थे इस किताब का। तो कह रहा है कि रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतवा ए फिरोज शाही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भूभाग के रूप में वसूल किया। तो 1/10 भूभाग के रूप में वसूल किया क्या चीज़? उपज के रूप में। तो फिरोज शाह तुगलक ने वसूल किया उसरी भूमि से। कौन सी भूमि से? उसरी भूमि से 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। तो याद रखिए, उसरी भूमि याद रखिएगा, 1/10 किससे रिलेटेड है? उसरी भूमि से। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया?
जो दिल्ली के बाहर मजार है वहाँ पे जानों पे प्रतिबंध लगा दिया किस सुल्तान ने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक सुल्तान ने दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया महिलाओं को। तो यह फिरोज शाह तुगलक, याद ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? वही फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर। जौनपुर राज का स्थापना किसने किया था? जौनपुर राज का आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, अभी जस्ट हमने बताया है, आप लोग कमेंट कीजिए। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी? तो विनिमय मतलब आदान प्रदान करने का माध्यम रहा था, कौन सा मुद्रा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी की मुद्रा अकबर के समय तक क्या रहा? विनिमय का माध्यम रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुता है तथा बंधुता ही राजस्व है? किसने बोला था कि जो राजस्व है वही बंधुता है, जो बंधुता है वही राजस्व है? किसने ऐसा कहा था? तो ऐसा कहा था बहलोल लोदी ने कहा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। एक अनुदान विभाग की स्थापना, ये भी वही है। अन्ना पर से कर समाप्त करना, ये भी है वही। और उसके साथ बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण का, बिल्कुल नहीं, ये राजस्व सिद्धांत को अनुसरण नहीं करता था। आपका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक ना। आंसर यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खादान पर ही जकात हटा लिया था। तो जकात हटा लिया था वो सुल्तान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी जो था युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, ये दिल्ली सुल्तानत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम जब ही आया, ये बीपीएससी और यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाता है प्रश्न, इसीलिए इसको स्टार मार लीजिए, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए इब्राहिम लोदी ने प्रथम सुल्तान था, लेकिन युद्ध में लड़ता हुआ ये क्या हुआ? मारा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्मारक और निर्माण किसने करवाया था? स्मारक और निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली, ये किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय पर। मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद शाहजहाँ नहीं औरंगजेब करवाया था। मोती कौन था? औरंगजेब। और टाइप से वर्ड था। और मोती मस्जिद आगरा वाला ये है औरंगजेब, और से आगरा और से औरंगजेब मोतीलाल नेहरू। मोती मस्जिद दिल्ली से कौन? शाहजहाँ। याद रखिए दिल्ली से कौन क्या किया था? शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, अजमेर सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अजमेर सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान से, सुमेलित है यहाँ पे नहीं है, सुमेलित ये पूछा जा रहा है। तो अजमेर बिल्कुल नहीं, ये राजस्थान के प्लेस पे, आपका यही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। जौनपुर तो पता है, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में, याद रखिए अटाला मस्जिद जौनपुर में। मालवा मस्जिद, ये जहाज मस्जिद है यहाँ पे मालवा में। गुलबर्गा में कौन सा है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? गुलबर्गा में। जहाज महल कहाँ है? मालवा में। जहाज महल मालवा। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। नेक्स्ट देखिए, 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में से निम्न में से किस नाटक के अंश के अंकित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरकेली में जो है, ये जो है प्रथम खंडों में जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसमें इसके अंश अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया था? किसने योगदान नहीं दिया था कुतुब मीनार के?
तो याद रहे गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान बिल्कुल नहीं दिया था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार को की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक ना, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसके बाद ख़त्म किया इल्तुतमिश ने, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो अष्टभुजीय मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है। अष्टभुजीय मकबरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीविया है, याद रखिए। अष्टभुजीय मकबरा किसका है? सिकंदर लोदी का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था तो ये किसका था? बलबन का मकबरा जो था ये शुद्ध इस्लामी शैली में क्या हुआ था? समर्पित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लो स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो याद रखिएगा, तो ये जो स्मृति है तो ये स्मृति है चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में। दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो है लो स्तंभ ये चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय वायु वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों द्वारा सुर्खी का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट चलिए, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था दिल्ली में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, फलायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन कौन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर हसन सिजजी ने इसका संकलन किया था। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक था, उसका मतलब संकलन किसने? अमीर हसन सिजगी ने किया था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो एक का क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद चंदायन से संबंधित है। ठीक है। दामोदर कवि जो है वो संबंधित है प्रज्ञावती कथा से। सोमनाथ संबंधित है राग विभोद से। अमीर खुसरो संबंधित है आशिक से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, 4, 2 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 तारीख़ हिंद किसकी पुस्तक है? तो तारीख़ हिंद अल-बरूनी की पुस्तक, ऑप्शन सी। तारीख़ दिल्ली ये किसकी पुस्तक है? तो तारीख़ दिल्ली जो है ये खुसरो की है। रहेला तो जानते ही हैं, रहेला इब्न बतूता का है। और तबकाते नासरी जो है मन हिराज का। इसको याद कर लीजिएगा, याद जब एक बार हो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बार बार बस ओनली फॉर डिवीजन करते जाइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। तो योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? वो रचयिता था सैयद मुर्तजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सफीनत उल ओलिया का लेखक कौन था? सफीनत उल ओलिया का लेखक जो था वो दारा सिको था। दारा सिको पता है ना, औरंगजेब का भाई था, बहुत ही ज़्यादा विद्वान था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने, यही पूछा था इस बार के फायरमैन एग्जाम में पूछा गया था, प्रोविजन वाला में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सफीनत उल ओलिया के लेखक कौन थे? दारा सिको। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने दिखा था? यही अमीर खुसरो देखा था। बलबन से आया, कौन आया देखते जाइएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रहा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो याद रखिए अल-बरूनी था। पुराणों को ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन VBI फायरमैन ही में ही पूछा गया था। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी।
ठीक ना, इतना याद रखना। आगे देखिए, तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूते हिंद अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो पटियाला में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी है? तो मसनवी आशिका जो लिखी है किसके आदेश पे लिखा है? तो याद रखिए ये लिखा गया है किसके आदेश पे? खिलजी खां के आदेश पे लिखा गया है। ठीक ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा हुआ है? आस्की अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकानामा अमीर खुसरो ने लिखा था। तो याद रखिए किसके, ये पूछा जा रहा है अपनी प्रसिद्ध मतलब किसके आदेश पे ये लिखा था? खिलजी खां के आदेश पे। चलिए आगे, फारसी कविता का भारतीयकरण किसने करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो था। फारसी भाषा का भारतीयकरण करने वाला अमीर खुसरो ही था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अग्रगामी की भूमिका जो निभाया था वो निभाया था खड़ी बोली। याद रखिए अमीर खुसरो की बोली कैसे थी? खड़ी बोली थी। नेक्स्ट चलिए, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है किसके सल्तनत काल में? इब्न बतूता। याद रखिएगा, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था किसने? इब्न बतूता। इतना याद रखिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इब्न बतूता ने सल्तनत में डाक व्यवस्था का क्या किया था? विवरण दिया। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस स्रोतों में से सिंध का विस्तृत वृत्तांक प्राप्त होता है? तो किस स्रोतों से पता चलता है? तो याद रखिए चचनामा से पता चलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत स्रोत से संग्रहित तिब्र ए सिकंदरी का विषय था। तो तिब्र ए सिकंदरी का जो विषय था वो क्या था ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुर्विज्ञान से संबंधित था तिब्र ए सिकंदरी। बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से हिंदी रचनाओं के में से कौन से पहले लिखी गई थी? तो हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? मृगावती जो है पहले लिखी गई थी। ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न, कुल के 18 शासकों में से कम 1/3 महिला थी, यह कथन किस पर लागू होता है? तो ये कथन लागू होता है भूमकर पे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट चलिए, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाही खां। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा हुआ है? आदिल शाह मिलान करने के लिए कह रहा है। तो आदिल शाह जो है वो बीजापुर से संबंधित था। ऑप्शन बी। उसके बाद निजाम शाह जो है ये किससे संबंधित था? तो ये अहमदनगर से संबंधित था। इमाद शाही जो है ये बरार से संबंधित था। और कुतुब शाही जो है ये गोलकुंडा से संबंधित था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2143। ऑप्शन बी डी आपका सही आंसर होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण्य निम्नलिखित में से किस एक कला से सक्रिय थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर राज्य कला से ये जो है प्रसिद्ध भाष्यकार सायण वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहमनी राज्य का स्थापना दक्षिण भारत में किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन गुंगे ने किया था। हसन गंगू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया? तो कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया? तो याद रखिएगा, नांगलपुर पूछा जाएगा तो कृष्णदेव राय, वहीं पे ऊपर में बताए थे जौनपुर पूछा जाएगा तो कौन कहिएगा, लेकिन नांगलपुर याद रखिएगा, ये किसने? कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस चैनल पर नए बने हैं और इस चैनल से की सदस्यता प्राप्त करने के लिए
राइट साइड के कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा रेड टाइप का, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर का बटन उसके जस्ट थर्ड नंबर पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपने बेस्ट फ्रेंड सबको भेज दीजिए, सारे के सारे भेज दीजिए, ग्रुप वगैरह सब में भेज दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर पता है ना, ये हम्पी वाला प्रश्न कल उस दिन पूछा गया था। हम्पी जो है, हम्पी यहाँ पे नाम क्यों पड़ा इस यहाँ का, तो आप लोग को बताना है कि एक क्वेश्चन आपसे जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे हम्पी, इससे पहले वाला मध्यकालीन 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 टोटल प्रश्न था, टोटल 100 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये हम्पी शहर का नाम हम्पी क्यों पड़ा था, किस लिए पड़ा था, इसके बारे में जिसको भी पता हो ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। बताया गया है ये फ्रेंड्स, आप जाके देख लीजिए 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास में पूछा गया है। तो याद रखिए हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 का 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है पूछा जा रहा है? तो असत्य कथन पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, ईरानी राजदूत अबुल रज्जाक के दरबार में आया था, बिल्कुल नहीं, यही गलत है, यही असत्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, इसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। हजारा मंदिर के साथ साथ ऊपर में भी जस्ट हम लोग पढ़े ना जी, क्या चीज़ मंदिर? विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने, हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने, उसने उड़ीसा, गुलबर्गा और उदयगिरी पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, बस ये गलत है, 1 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विजयनगर राज्यों में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेन के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय प्रथम ने। तो विजयनगर राज्य की स्थापना करने किसने अश्वसेन के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़ा खरीदा था? कौन खरीदा था? देवराय प्रथम ने खरीदा था। ये थोड़ा सा यूनिक है, देख लीजिएगा, इसको लिखने का कोशिश कर लीजिएगा। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विजयनगर राज्यों में से किसे मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया था? विजयनगर राजा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय ने लड़ाकों के रूप में मुसलमान लड़कों को सैनिक में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार सेवेल ने फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखा था, उस साम्राज्य का क्या नाम था? फॉरगेटन नामक पुस्तक किसने लिखा था? विजयनगर साम्राज्य पे लिखा गया था। फॉरगेटन एम्पायर विजयनगर साम्राज्य पे लिखा गया था। इतिहासकार का नाम क्या था? सवेल ने लिखा था फॉरगॉटेन एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा था। आगे चलिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सन 1565 ईस्वी में। सीधा याद करने का कोशिश कीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट चलिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत किस शासक ने भेजा था विजयनगर का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम को विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट को भेजा था राजदूत के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में। अब तो आपको क्लियर हो गया ना, वहाँ पे इसीलिए वो था, गलत था, कृष्णदेव राय के काल में नहीं आया था, वो ये आया था, ये देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है। तो अमरम शब्द का जो अर्थ है विजयनगर साम्राज्य में, ये सैनिकों का अनुदान होता था, अमरक। नेक्स्ट प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वर्ड वाला है। नेक्स्ट चलिए क्या, विजयनगर साम्राज्य के नायक थे। तो नायक कौन थे विजयनगर साम्राज्य के?
तो वो सैन्य प्रमुख वहाँ के क्या होते थे, नायक होते थे। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में जिलों को कोट्टम कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो है वो प्रांत था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अयंगार संबंधित थे, तो अयंगार किससे संबंधित थे, ग्राम प्रशासन संबंधित थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत का सिराज समझा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। ऑप्शन सी जौनपुर, ये पहले भी हम लोग पढ़ दिए हैं। सिराज समझा जाता था पूरब का, किसको, जौनपुर को। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, सालूब राजवंशों का अलाउद्दीन खिलजी ने जौनपुर शहर का स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, सालूब राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सालूब राजवंश का संस्थापक जो था वो नरसिंह सालूब था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपनी अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रण कर दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुय। सुय जो है कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रण कर लिया था, तो इसका नाम याद रखिएगा सुय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपनी मदुरा विजय काव्य में अपनी पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाला कवित्री थी, तो कवित्री कौन थी, तो गंगा देवी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजधानी पेनुगोंडा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी, तो किस टीका की रचना हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा पराशर स्मृति पर माधव की टीका का ये क्या हुआ था, रचना हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेव राय के शासन काल में आने वाले 2 पुर्तगाल वासी कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोमिगो पायस और एगो बारबोसा था। ये दोनों जो थे ये कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट द्वैताद्वैत में रामानुजाचार्य ने रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद का रचना किया गया था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित युगों से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसखान जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब संबंध सुमेलित है। पूछा जाएगा ध्रुवदास तो भगत नामावली है, नाभादास भक्तमाला है, उस्मान जो है चित्रावली है, ये सब के सब सुमेलित है, लेकिन रसखान जो है रसिक प्रिय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तेथिक कलानुक्रम अनुसरण चुनिए, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पूछा भी गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैत्य, फिर लास्ट में मीराबाई, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम कहरा लिखने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा पहले शंकराचार्य फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा शंकराचार्य के बाद फिर रामानुजाचार्य, फिर उसके बाद शंकरदेव, फिर दारू, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 1 3 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहाउद्दीन जकारिया जो है ये किससे संबंधित है, तो बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहरावर्दी से संबंधित है। सैयद मुहम्मद जलानी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कादिरी से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, और मोहम्मद गौस जो है ये सत्तारी समुदाय से है। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया वर्दी याद रखिए, सुहरावर्दी। सैयद मोहम्मद जलानी से याद रखिएगा। औलिया जो होगा चिश्ती, औलिया का चिश्ती। गौस का कौन, सातारी, गौस का सतारी, तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है। तो कबीर ईश्वर के एकत्व तथा निरंकार स्वरूप के में विश्वास करते, बिल्कुल सही बात है। और कबीर का जन्म पूछा जाएगा तो कहाँ, वाराणसी में, ये भी याद रखिए। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान की मोक्ष प्राप्त, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, नहीं है ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो चैतन्य वृंदावन इसका जन्मस्थल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ज्ञानेश्वर अलिंदी ये सही है। तुकाराम देहू ये भी सही है। माधवाचार्य उडुपी ये भी सही है। सारा का सारा याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो ये जो अमीर खुसरो थे किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे अमीर खुसरो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संतों को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिश्ती संत किसको कहा जाता था? ऑप्शन डी हो जाएगा, नसरुद्दीन को जो है चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाह कहलाता था? महबूब ए इलाही कहलाता था, कौन सा सूफी संत? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है महबूब ए इलाही कहा जाता था इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संतों के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीउद्दीन गंज ए सकर के, ये फरीउद्दीन गंज ए सकर एक सूफी संत थे, इसी के विचारों को सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? अलख किसको कहते थे? तो ये अब्दुल कदुस गंगोही को, याद रखिएगा, अब्दुल कदुस गंगोही को कहा जाता था। कद्दूस याद रखिए, दो संजू हर्षु का कद्दूस है, अब्दुल कद्दूस गंगोही को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध कौन था ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदियाँ जो थी वो संगीत के विरुद्ध था, संगीत नहीं सुनने के लिए बोलता था। नेक्स्ट चलिए, किस सूफी संप्रदाय में योग क्रिया को अपनाया? तो योग क्रिया को किसने अपनाया? सत्तारी अपनाया था। योग क्रिया को किसने अपनाया था? सत्तारी अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सूफीवाद से नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो उलेमा का संबंध जो है सूफीवाद से नहीं था, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस को कृष्ण को मतलब औलिया के रूप में मानता था, शाह मोहम्मद गौस को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई समकालीन थी, मीराबाई समकालीन थी किसकी? चैत्य महाप्रभु के समकालीन थे, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसने कहा था? तो ये रामानंद ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसके धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये रामानंद ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? तो वैष्णव धर्म का प्रवर्तक ये शंकर देव ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। विष्णु के रूप विठोबा की उपासना प्रचलित थी। तो विठोबा की उपासना जो प्रचलित थी, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तरन
तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाला सिख गुरु कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट चलिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, बंदा बहादुर का मूल नाम था, तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देवी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था, तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना कौन किया था? गुरु रामदास किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? मतलब पधारने का क्या अनुक्रम रहा, ये कह रहा है। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले अनुक्रम पूछा जा रहा है, तो याद रखिए सबसे पहले अल-ब्रूनी आया, फिर इब्न बतूता आया, फिर ट्रेवेनियर आया, फिर उसके बाद मनुची आया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, बिल्कुल सही है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने बरीद, ये क्या, गुप्तचर विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। दीवाने ईसा दान विभाग, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, सी आंसर आपका गलत है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, ये सही है, सी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्ता का अर्थ क्या है? एकता होना चाहिए यहाँ पे। अक्ता का अर्थ क्या है? तो अक्ता का अर्थ है नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। तो यहाँ पे एकता हो जाएगा, ना कि अक्ता हो जाए। अक्ता भी पूछा जाता है, एकता भी पूछा जाता है। कि मान लीजिए कोई सैनिक पे है तो वेतन उसको नहीं दे दिया गया, तो उसको भूमि दे दिया गया कि जाइए इस भूमि में आप खेती कीजिए और कीजिए अपना हर एक काम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान कौन को जाना जाता था? तो शाही सचिवालय के प्रधान जाना जाते थे दबीर ए मुमालित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसने कहा था? तो दोबारा ये आ गया है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम हबीब ने बोला था। ये दोबारा आ गया प्रश्न। नेक्स्ट, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा था। मतलब आया नहीं है ना भारत में और विवरण कर दिया, वो कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन अल उमरी। ये भारत नहीं आया था, वैसे ही इतिहास कर दिया, विवरण कर दिया। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालित कहा जाता था। याद रखिएगा, भीविया है, ठीक ना। सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालित। नेक्स्ट, आलम खान, आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? तो आलम खाना जो है वो संबंधित था पताकाओं से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था, तो बादशाह जो घोषित किया था ये काबुल। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर का जो मृत्यु हुआ है विष देने से हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। पानीपत का युद्ध तो आपको पता ही है बाबर के बीच में, तो कब हुआ था ये बताइए। प्रथम युद्ध है पानीपत का। चंदेरी का युद्ध भी बताइए, खानवा का युद्ध बताइए, एक के साथ, समझे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था?
तो कन्नौज के पास इसी को 40 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध इसी को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध कन्नौज के पास हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी तोप चलाते वक्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? कथन कारक वाला याद कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए शेरशाह ने चांदी के रुपया प्रचलित किए थे, बिल्कुल सही बात है। दाम, अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपये का 1/40वां भाग था, ये भी बिल्कुल सही है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग किया मिलता है, बिल्कुल सही है। मूल बाबरनामा फारसी, बिल्कुल नहीं, यही गलत है। बाकी सबके सब क्या है? सही है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूने हुमायूनी जो है ये जो है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों का चित्रण करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कानूने हुमायूनी, कानूने से याद रखिए खगोल, क ख ज्योतिष शास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? विषय में सत्य नहीं है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो मनसबदारी व्यवस्था पता है ना, मुगल काल में मनसबदारी किसने? अकबर ने लाया था, अकबर, याद रखिए मनसबदारी व्यवस्था अकबर कब लाया था आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक ना। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखिए ध्यान से, इसमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल ये भी सही है। उसका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, बिल्कुल ये गलत है, सी आंसर गलत है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल ये भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल अभियान का जो नेतृत्व किया था वो आसफ अली किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दबिस्ता ए मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है के लेखक थे, कौन लेखक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहसिन फानी इसके लेखक है। कौन? दीन इलाही के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिखा हुआ है क्या चीज़? दबिस्ता ए मजाही जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है कि दबिस्ता ए मजाही के लेखक कौन थे? मोहसिन फानी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कालानौर स्थान जाना जाता है, कालानौर स्थान जो है अकबर सम्राट के राजरोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। कालानौर संस्थान जो राजरोहण वाला संस्था है ना, उसी को जाना जाता है कालानौर। नेक्स्ट ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। 1582 ईस्वी में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो 1582 ईस्वी में टोडरमल को पूछा जा रहा है कौन सा पद दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, दीवान ए अशरफ जो है इस नाम से पद दिया गया था टोडरमल को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल मतलब सार्वभौमी शांत एवं भाईचारा की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1579 में के मजहर को तैयार किया था?
तो 1579-80 में जो मजहर को तैयार किया था किसने किया था? वो किया था शेख मुबारक ने किया था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसने कहा था? फिर से याद रखिए, कथन कारक याद रखिएगा। ये कथन जो कहा था B.A. स्मिथ ने बोला था, ये जो दीन ए इलाही नामक धर्म बनाए थे ये इसके मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। ये बोला था B.A. स्मिथ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था, तो वह था कौन? हरिविजय सूरी। याद रखिएगा, ये जैन साधु था हरिविजय सूरी, जो अकबर के दरबार में रहा, उसे जगत गुरु की भी उपाधि प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? सूबे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल 15 के 15 सूबे थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोअरा की पदवी प्रदान की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजी को जो है मालिक उस शोअरा की पदवी प्रदान की गई थी फैजी को। और टोटल अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे? 15, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायनों में सम्मिलित थे, तो ध्रुपद गायन कौन कौन गाते थे वो पूछा जा रहा है। तो एगो विलास खां नहीं थे, बाकी सबके सब थे। तानसेन भी थे, हरिदास भी थे और सूरदास भी थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरून निसा। मेहरून निसा जो है मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहांगीर ने मूलतः निम्नलिखित में से किस किले को संरक्षण दिया था? तो संरक्षण दिया था किसको? चित्रकला को जो है वो किस कला को, 16 किला नहीं है, कला को संरक्षण दिया था, तो चित्रकला को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की जो उपाधि है किसे दिया गया था? वो विलियम हॉकिंस को दिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इतिहासकाल अब्दुल फजल की हत्या की थी, तो अब्दुल फजल की जो हत्या की थी कौन किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुची ने दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था अपना जीवन, मनुची ने। नेक्स्ट, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो राजपूत क्या कौन सी इसकी पत्नी थी जहांगीर की? तो याद रखिएगा, मलिका ए जहां जो थी ये राजपूत थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जहांगीर की बहुत ही उच्च लेवल का प्रश्न है। आप लोग क्या कीजिए, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ लेने के लिए द क्योके मतलब क्योके पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद द की ऑफ नॉलेज लिखिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फेसबुक भी इससे बना है, इंस्टाग्राम भी बना है, आप उसको जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशन दास के साथ जहांगीर ने अपने दूत को ईरान भेजा था।
नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज शाहजहां से के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, अहमदाबाद जो है शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था। अहमदनगर। नेक्स्ट देखिए, इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारा सिकों को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था। नेक्स्ट, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब के इत्र का आविष्कार ये किया था अस्मत बेगम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह कौन था? यहाँ पे जो जितना दिया वो पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने एक सिख गुरु का क्या किया था? सर कलम करवाया था। 5वें गुरु याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VVI लगा लीजिएगा। तो गोलकुंडा का शासक कौन था फ्रेंड्स? तो गोलकुंडा का जो शासक था वो था अब्दुल हसन कुतुब शाही। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब वीणा बजाते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने गोलकुंडा राज को मुगल साम्राज्य में क्या किया? संयोजित किया। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर का मकबरे को जाटों ने क्या किया? क्षतिग्रस्त पहुंचाया अकबर के मकबरों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहत्तसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन से एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मतलब ये सिर्फ निहित नहीं था, नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करना एवं उसे हस्तक्षेप करना, ये निहित नहीं था, बाकी सब था। जुआघरों एवं वेश्यावृत्ति को नियंत्रण करना ये भी था। माप और तोल की निगरानी करना ये भी था। यह देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन ना हो सके ये भी था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दारा सिकों के द्वारा उपनिषदों को फारसी अनुवाद का क्या शीर्षक था? जो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीर ए अकबरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेह चंद। नेक्स्ट, सिखों को सैन्य समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया था। तो किसने परिवर्तित करने का कार्य किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा, सैनिक समुदाय के रूप, सिख को सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य कौन किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था कि जितने भी समुदाय हैं वो सैनिक बन जाइए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नूरजहां ने करवाया था। जो श्रीनगर में पत्थर का मस्जिद है उसको नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, फतेहपुर सिकरी जो है वो किसने? अकबर ने बनवाया था। जौनपुर सिटी अगर पूछा जाएगा तो जौनपुर सिटी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सॉरी, फिरोज शाह तुगलक, हम एक बीच में अलाउद्दीन खिलजी बोल दिए हुए थे। तो जौनपुर सिटी क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगरा सिटी जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। जामा मस्जिद बदायूं ये इल्तुतमिश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-1-3-4-2-1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाबर याद रखिएगा, बाबर का इसका पूछा जा रहा है। तो बाबर याद रखिए जामा मस्जिद संभल में। हुमायूं जो है दीन पनाह, बिल्कुल सही है।
अकबर क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो अकबर जो था वो जहांगीर महल बनवाया था। जहांगीर क्या एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था जहांगीर। सारा का सारा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट चलिए, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो सत्य नहीं है ये कह रहा है। बहुत हम लोग ने 200 प्रश्न कर लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक हम मेरे साथ बने हुए हैं ज़रूर एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दे। और इस परिवार की सदस्यता पाने के लिए इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप लोग कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे दिया जाएगा। कह रहा है फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुआहे पत्थर का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल यही गलत है। बी आपका गलत है, बाकी सब के सब लग रहा है सही है। मरियम का घर ईरानी भक्ति चित्रों से सुसज्जित है, बिल्कुल सही है। संचना धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही है, बिल्कुल ये भी सही है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो याद रखिएगा वो था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का वो चित्रकारिता करता था, क्या नाम था, मंसूर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए युद्ध दृश्य का भी चित्रकला बनाया जाता था, पशु पक्षी का भी, यही मंसूर, याद रखिएगा। मंसूर चित्रकला से रिलेटेड था जहांगीर के दरबार में। दरबारी चित्रण ये भी करता था, सबके सब इसमें उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबज निर्मित नहीं है। तो मध्य वाला गुंबज किस मकबरे में नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अकबर का मकबरा में मध्य वाला गुंबज नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह व्यक्त किसने दिया था, वक्तत्व किसने दिया था, ये किसने बोला था कि आगरा जो है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, किसने बोला था ये सब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉल्फ फिच ने बोला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो कह रहा है कि मदरसा ए बेगम जो है वो शिक्षा का केंद्र था, यह जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था दिल्ली में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महम अनगा के द्वारा ये केंद्र स्थापित किया गया था शिक्षा का। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बाकी किया था। ऑप्शन डी आपका आंसर। ये तो इम्पोर्टेंट रख ही लीजिए क्योंकि अयोध्या की घटना हाल ही फिलहाल हुई है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था अयोध्या में, तो याद रखिएगा मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट, जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोल वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था। तो दिल्ली में किसने निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, मुगल की सरकारी भाषा थी, तो मुगल की सरकारी भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा फारसी थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पादशाह नामा का लेखक कौन था, तो पादशाह नामा का जो लेखक था वो था अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीर ए अकबरी। नेक्स्ट, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा भाग। नेक्स्ट,
मुगल काल में जिस मदरसे से ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थान क्या था? तो वह स्थान लखनऊ का था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताजुल माली। नेक्स्ट, संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया था जिसका शीर्षक क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गुलजार ए हाल। इसका शीर्षक क्या था? जो संस्कृत कृति थी प्रबोध चंद्रोयन, इसका अनुवाद किया गया था फारसी में, जो इसका शीर्षक था गुलजार ए हाल। आंसर आपका सी हो जाएगा। मासीर ए आलमगीरी का लेखक कौन थे? तो मासीर ए आलमगीरी के लेखक साकी मुस्तैद खां थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था, तो गांव के लेखपाल कहलाता था कुलकर्णी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुपया। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए मराठों की राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासन के क्रम व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 3 1 2 4। पहले आया बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर उसके लास्ट में माधवराव। ठीक ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूना किसका था? तो आपका आंसर हो जाएगा पूना किसका था? पूना पेशवा का था। ग्वालियर किसका? सिंधिया का था। नागपुर किसका? भोसले का था। बड़ोदरा किसका? गायकवाड़ का था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 1 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो हुआ था रायगढ़ में 1674 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज विद्वान के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे? कौन सा अंग्रेज विद्वान था जो शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी ऑक्सेनडेन ने शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे। बहुत ही उच्च लेवल का प्रश्न है फ्रेंड्स। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा और उसको याद ही कर लीजिएगा। जो अंग्रेजवा था शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था उसका नाम हेनरी ऑक्सेनडेन था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, हेनरी ऑक्सेनडेन। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के समय में परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री कौन की संज्ञा थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सुमंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, याद रखिए परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री ये थे, सुमंत थे। निम्नलिखित मराठा अधिकारी में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो राजस्व विभाग की देखभाल कौन करता था? अमात्य करता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 याद रखिएगा को निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ये पूछा जा रहा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सत्य नहीं है, बाकी सबके सब सत्य है। सत्य वाला को पढ़ते हैं। देखिए क्या शिवाजी को 35 में 23 से किले मुगल को समर्पित करने थे। 35 में से 23 किले मुगल को समर्पित करने थे। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया। 5000 मनसब क्या किया गया? प्रदान किया गया। तीनों के तीनों सही, ये गलत थे। चलिए नेक्स्ट, क्या गलत वाला भी पढ़ लीजिए। शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापति को बीजापुर अभियान में सहायता
प्रदान करे, ये शिवाजी की अपेक्षा, बिल्कुल ये गलत था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरूनवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य है। तो सुरूनवीस और चिटनीस का क्या कर्तव्य है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। ये दोनों, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था। तो अष्टप्रधान समिति का विघटन जो है संभाजी किए थे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। जो शिवाजी का उत्तराधिकारी था उसमें औरंगजेब के द्वारा बोला गया कि आप बहुत ईमानदार हो। तो किसको बोला गया था, तो वो बोला गया था ताराबाई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए ना जब संभाजी जेल से निकले थे तब ताराबाई से इसको युद्ध भी करना पड़ा था अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया। तो भू राजस्व किस दर से वसूल किया, तो याद रखिए उपज का 2/3 भाग भू राजस्व लेता था शिवाजी। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, पागा क्या था। तो पागा क्या था ये पूछा जा रहा है। तो पागा एक नियमित सेना था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायक। नेक्स्ट, मराठा सेना में बारगीर क्या था। तो मराठा सेना में बारगीर किसको कहते थे, याद रखिए घुड़सवार को बारगीर कहा जाता था, ऑप्शन सी। पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में किस पक्षों के बीच हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तीसरा युद्ध। तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे। तो मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक इब्राहिम खान गर्दी थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, किसने बोला था। तो ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए बोला था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, अफजल खां का मूल नाम क्या था। तो अफजल खान का मूल नाम अब्दुल्ला भट्टारी था, याद रखिएगा अफजल खां का मुगल नाम क्या था, अब्दुल्ला भट्टारी। नेक्स्ट चलिए, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची। तो कह रहा है मराठा जो शक्ति थे वो चरम सीमा पर किस पेशवा के काल में पहुंचा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव के काल में। नेक्स्ट, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई है, जिसका नाम था, क्या नाम था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान्होजी आगड़े। याद रखिएगा कान्होजी आगड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है, मराठा नौसेना की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, कान्होजी आगड़े को सौंपी गई थी मराठा नौसेना की जिम्मेदारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे से में 8 वर्ष तक रहा। तो राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा, किस किले में। तो आपका आंसर हो जाएगा जिंजी किले में राजा राम 8 वर्षों तक कैद में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था। तो शिवाजी ने पहला किला जो जीता था वो जीता था तोरण का, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, तोरण को जीता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र सरदार को पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, मोकासा शब्द का अर्थ था। तो मोकासा शब्द का जो अर्थ है वो नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मोकासा नगद वेतन के बदले में दी गई भूमि, मोकासा था, इक्ता चलाया गया था सल्तनत काल में, मोकासा याद रखिए मराठा के काल में था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौसर नामक पुस्तक लिखा था? नौसर से आ गया ना, तो नौसर नामक पुस्तक किसने लिखा था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखें, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौसर नामक पुस्तक लिखा था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट, बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी, तो मुराद की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो अधिक मद्यपान की वजह से, बहुत ज़्यादा अधिक मद्यपान कर लिया था, जिसके वजह से अकबर का पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु। कहीं भी ये फैक्ट नहीं दिया हुआ है, लूसेंट में भी, क्रॉन में भी नहीं, सिर्फ जो एनसीईआरटी पढ़ता होगा उसी को ये पता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमेर के सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। देखिए क्या लिखा, पुनः जजिया कर लगाया फर्रुखसियर, बिल्कुल सही। मुसलीपट्टनम पर अधिकार किया पोर्ट सेंट जॉर्ज। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीनों के तीनों सही है। तो गलत है आपका डी, दास्ता ए अंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अब बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है फ्रेंड्स, हम लोग 200 प्लस प्रश्न करने वाले हैं, तो याद रखिए 250 प्लस प्रश्न करने वाले हैं, तो बहुत ही कम, बस इतना ही 4 ही प्रश्न हम लोग का बचा हुआ है। देखिए 4 क्वेश्चन ओनली फॉर बचा हुआ है, इसीलिए जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बने हुए हैं इस चैनल पे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा। और आप लोग कुछ भी कमेंट करने के लिए तो इच्छुक हैं ही, क्योंकि सोशल साइड है, आप कर सकते हो, लेकिन एक मर्यादित में रहते हुए आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था, तो गज सिकंदरी गज इलाही में क्या अंतर था ये पूछा जा रहा है। तो इसका अंतर था, दोनों का अंतर, रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, तो अंतर था, कितना था? 39 रेशियो 41, ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था, तो माल किसका प्रतिनिधित्व करता था? भू राजस्व का, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल में मोलीम था, मुगल काल में मोलीम था क्या? एक जहाज, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एलचील अथवा साफी शब्द का बहुत ज़्यादा वीवीआई कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई, एलची अथवा साफिर शब्द का क्या अभिप्राय था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजदूत, ये राजदूत था। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 250 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 250 प्लस, मतलब 251 प्रश्न करवा दिया हूँ, जो कि बहुत एग्ज़ाम के दृष्टि से बीपीएससी रहे या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों न रहे, उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से के वीडियो पाने के लिए, और इससे भी बहुत बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ कुछ समय के बाद आप लोग के बीच मैथ का भी क्लास लिया जाएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।